नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी डॉक्टर के पास जाता है, अपनी माँ का हालचाल पूछता है। जहाँ डॉक्टर उसे कहता है कि यहाँ पे वो सारी सुविधाएं नहीं है जो टेस्ट करने के लिए मुझे चाहिए। जिस पर विकी कहता है ठीक है, मैं आपके लिए वो सारी मशीनें अरेंज कर दूँगा, आप मशीनों की लिस्ट दीजिए। जिस पर डॉक्टर थोड़ी चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दे दूँगा पर अभी नहीं, मुझे रेस्ट करना है। जिस पर विकी बहुत फ़िक्र के साथ अपनी माँ का फ़िक्र के साथ कहता है कि आप मुझे अभी दे दीजिए, मैं आपको अरेंज कर दूँगा। जिस पर वो चिढ़ते हुए कहते हैं मैं सुबह दूँगा। वो दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिस पर डॉक्टर आखिर में बहुत चिल्ला देता है गुस्सा से कि मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं इतना पेशेंट देख चुका हूँ, अब मेरा दिल और दिमाग, मेरा शरीर सब जवाब दे चुका है, अब मैं थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं। ये कहते हुए वो आखिर में अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं विकी से माफ़ कर देना, पर मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं इतना इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि मैं। जिस पर विकी कहता है, डॉक्टर के पास जा कर के उसकी आँखों के ऊपर हाथ रखता है और कहता है माफ़ कर दीजिए, सो जाइए, मैं खुद रिसर्च कर लूँगा और सुबह इस बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। जिस पर हाथ हटाकर विकी जाने लगता है। तब डॉक्टर कहता है शुक्रिया मुझे समझने के लिए। वो कहता है कुछ कहने वाला होता है, लेकिन फिर वो बस डॉक्टर की ओर मुड़कर देखता है और फिर कुछ नहीं कहकर बस बाहर चला जाता है अपने पिता के पास। उसके पिता जो थोड़े बहुत घायल थे, वो अपने पिता के जख्मों के बारे में बात करता है। जिस पर उसके पिता कहते हैं वो इतने गहरे नहीं हैं। जिस पर विकी कहता है आप अभी कुछ दिन पहले ही अस्पताल से आए और अब माँ का एक्सीडेंट, क्या ये जानबूझकर हुआ है? कोई हमें टारगेट कर रहा है या फिर सिर्फ आपको? जिस पर वो कहते हैं पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। एक्चुअली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं। जब मैंने मेघालय में होटल बनाने की बात की तो उसके लिए जो टेंडर भरना पड़ता है और जो परमिशन लेनी पड़ती है सरकारी ऑफिसर से, उस सब के लिए मैंने बातचीत की थी, लेकिन कुछ लोगों ने चाहा कि मैं उन्हें पैसे दूं। आपने इस बारे में मुझसे क्यों नहीं कहा? सच कहूँ तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास और भी कनेक्शन थे, तो इसलिए मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने कनेक्शन, अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना काम निकलवा लिया और मुझे इसके लिए पैसे नहीं भरने पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो ईमानदार थे। पर मतलब आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया है, या फिर उन्होंने आपसे जो उम्मीद की थी पैसे की, आपने उन्हें नहीं दी, इसलिए। पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अगर पैसे इतने की बात रही तो वो कभी भी किसी और तरीके से भी मुझसे पैसे ईट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे लेने के लिए उन्हें सिर्फ यही एक तरीका अपनाना पड़े। तब तो ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपना ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये जानबूझ कर किया गया है या अनजाने में,
क्योंकि ड्राइवर की जगह पे मौत हो गई थी। और इसलिए मैं इस मामले में क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि ड्राइवर मौके पे मर गया। और उस गाड़ी में कोई और नहीं था? जिस पर उसके पिता कहते हैं नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ ड्राइवर था जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था और उसने अचानक से गाड़ी को ठोक दिया। तुम्हारी माँ ड्राइविंग सीट में थी जिस वजह से उसे चोट लगी, क्योंकि ड्राइवर ने गाड़ी शायद संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उसे टकराना ही था। हालांकि हमारी गाड़ी रुकी हुई थी लेकिन हमारी गाड़ी की चूँकि हमने सीट बेल्ट खोल रखी थी, जिस वजह से तुम्हारी माँ का सर स्टीयरिंग से टकरा गया और मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अचानक से इस तरह से मैं सच में खुद को, पापा प्लीज़ शांत हो जाइए, जो होना था वो हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि माँ ठीक है, बस माँ कोमा में है, आपको उनसे बात करनी चाहिए। क्या कहूँगा मैं उससे? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या कहूँ और कैसे ये सब चीज़ों को संभालूं। हमारा इतना लंबा रिश्ता, मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ? वही सब कहिए जो अब तक आप मेरी माँ के जागने पे नहीं कह पाए थे। अपना बीता हुआ वक्त, बचपन, खुशियाँ, सुकून, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या कहना है। तो आप बस उनके पास जाएं, उनसे कहें कि वो हमारे पास लौट कर आए। अगर आप कहेंगे तो वो ज़रूर आएंगी, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। अगर ऐसा है तो तुम तो उसके लाडले बेटे हो, तुम्हारी बात तो खास करके मानेगी। नहीं, आपकी बात अलग है, मेरी बात अलग है। मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ काम है, इसलिए आप जाकर बात कीजिए, ठीक है? उसके पिता वोट की ओर जाने लगते हैं। इमरजेंसी में जब जा रहे होते हैं तो देखते हैं उसकी माँ को, जो कि आईसीयू में रखा होता है। तो कुछ डॉक्टर कहते हैं नहीं, आप नहीं जा सकते अंदर। जिस पर वो कहते हैं, मैं एक बार बस अपनी पत्नी से, जिस पर वो कहते हैं पेशेंट से मिलने का टाइम सुबह 8 से 11 बजे के बीच है और शाम को 6 बजे से मतलब शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के बीच है, आप तब मिल लीजिएगा। जिस पर वो कहते हैं कि अभी तो हॉस्पिटल में आई है और तो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। सर, फ़िलहाल तो अभी हमें ही मॉनिटर करने दीजिए। फिर एक नर्स कहती है जाने दीजिए ना सर उसे, उन्हें। जिस पर वो सिस्टर की ओर देखते हैं और कहते हैं शुक्रिया। वो कहती है ठीक है, सर हिला के और जाने देती है। वहाँ पे मुझे डॉक्टर कहता है अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? डॉक्टर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है मॉनिटर करने की। हाँ तो क्या हो गया? हम यही तो है, उन्हें बात करने दीजिए, वो बस बात ही तो करेंगे। और आपको पता है ना, पेशेंट अक्सर अपनों की बातें से मोटिवेट होते हैं। हर पेशेंट को अपनों की ज़रूरत होती है। मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारी ऐसी बातें। आपको ना इंसानियत सीखनी चाहिए। अच्छा, और तुम्हें? मुझे आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अक्सर आपको समझ नहीं पाती। मैं समझ नहीं पाती कि आप जैसा इंसान डॉक्टर कैसे बन गया,
जिसे सिर्फ मरीज़ एक मशीन दिखती है, जिसे काटना छाँटना यही करना आता है आपको। आप में इंसानियत क्यों नहीं है? देखो, मुझे ऐसे फालतू चीज़ों में मत उलझाओ। मेरा काम है पेशेंट को बचाना, उसकी देख रेख करना, ना कि उससे दिल लगाना। आप कभी किसी पेशेंट का ठीक से इलाज नहीं कर पाएंगे अगर आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे तो। देखो, मैं मानसिक डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, तो मुझे इस मामले में मत घसीटो। हाँ, लेकिन हर डॉक्टर को ये बात माननी चाहिए कि इंसान को हमेशा अपनों की ज़रूरत होती है, उनके साथ उनकी खुशियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन फिर भी मुझे अब नींद आ रही है तो मैं सोना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, आप अगर सोना चाहते हैं तो जाइए, मैं यहाँ हूँ। नहीं, मुझे ड्यूटी पूरी करनी है। तभी वो सुनते हैं अब उस आदमी की, यानी कि विक्रांत की रोने की आवाज़, जो उन दोनों की बात को काटते हुए आंसुओं में भीगे हुए थे। जिस पर डॉक्टर उनसे कहते हैं, तुमने तो कहा था कि बात करेंगे, पहले तो कुछ घंटे तक तो साइलेंट थे। घंटे नहीं, कुछ देर। हाँ, मतलब कुछ देर तक तो चुप थे, बस अपनी पत्नी को निहार रहे थे। मुझे लगा बस यही करना है उनको। हाँ तो क्या हो गया, आप रो रहे हैं तो? तभी नर्स आकर विक्रांत के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है, अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, वो ठीक है, बस वो थोड़ा सो रही है और शायद थोड़ा लंबे वक्त तक सोएंगी, पर देखिएगा एक दिन जाग जाएंगी वो कहते हैं, हाँ मुझे पता है, वो जागेगी, बिल्कुल उसे जागना ही होगा। तुम सुन रही हो ना? तुम्हें पता है ना, हमारी बात खत्म नहीं हुई थी, तुम कुछ कह रही थी। मुझे पता है तुम क्या कहोगी। तुम मुझसे कहोगी कि जब हमारी शादी हुई उससे पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम रसोई में काम मत करना, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। मैं तुम्हारे आसपास इतने लोग रख दूंगा जो तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी हर ज़रूरत का, तुम्हारे हर एहसास का ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कहना चाहती थी कि ये सब तुम्हें मुझसे चाहिए था, पर मैंने तुम्हें बस रानी बनाने के चक्कर में मैंने बहुत पैसे कमाए ताकि तुम्हारे आसपास नौकरों की लाइन लगी रहे और तुम्हें एक गिलास पानी भी अपने हाथ से ना उठाना पड़े। तुम मुझसे शिकायत करना चाहती थी कि मैंने तुम्हें उस बड़ी सी इमारत में अकेले छोड़ दिया, है ना? तुम मुझसे यही सब कहना चाहती थी, इसलिए होश में आओ और मुझसे कहो। लेकिन जानती हो, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हारी हर शिकायत अब सुनना चाहता हूँ। सच में मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया था। मैं इतना व्यस्त था कि मेरे पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। मैं बस चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए वो सब करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में रखना चाहता था। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। जो भी चीज़ हो, जो भी तुम्हें खुशी दे, सुकून दे, मैं वो सब तुम्हारे लिए करना चाहता था। मैं जानता हूँ मैं ये कहने में बहुत देर कर रहा हूँ, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम जाग जाओ। तुम सुन रही हो ना मुझे? मैं जानता हूँ
तुम मुझे सुन रही हो? हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसे कोई भी ख़त्म कर दे। हम तो बचपन से एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे से प्यार करते रहे, एक दूसरे के साथ हर सुख दुख साझा किया। मेरी कामयाबी में तुम्हारा हाथ था, तुमने मुझे थामे रखा। हमारी शादी के बाद भी तुमने हर काम में मदद की, मेरा ख्याल रखा, मेरी कंपनी का ख्याल रखा। मैं नहीं जानता कि तुम्हें से ऐसा क्या कहूँ जिससे तुम्हें अच्छा लगे, पर इतना कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, बस तुम्हें ही अपनी दुनिया माना है। तो प्लीज़ मेरी दुनिया मुझसे मत छीनना। अगर तुम गायब हो गई तो मैं ये सह नहीं पाऊँगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। जब मैं उस अस्पताल में था अपने इंसिडेंट के वक्त, पता है मैं बहुत डरा हुआ था। मैं बहुत डर गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा चेहरा कैसे देखूँगा। मेरे दिल में बस एक ख्याल था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूँगा। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं उस दर्द को कैसे बयां करूं जो मेरे दिल में था। मैं तुमसे ये कहना चाहता था, लेकिन डरता था अगर मैं कह दिया तो तुम सोचोगे कि मैं कितना बेकार और बकवास बातें कर रहा हूँ। पर सच कहूँ तो मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सांसें हो। तुम्हें देखकर उस वक्त मुझे हिम्मत मिली, मुझे खुशी हुई, मुझे सुकून मिला। मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे लगा कि कोई है मेरे पास, मुझे थामे रखने के लिए, मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे उसे छूना है, उसे देखना है, उसे बताना है कि मैं ठीक हूँ और मैं उसके पास लौट कर आऊँगा। मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा कुछ महसूस कर रही हो। तुम भी मुझे छूना चाहती हो, मेरे पास लौट कर आना चाहती हो, है ना? तुम आओगी ना मेरे पास लौट कर? मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। तुम आओगी ना? मुझे यकीन है कि तुम आओगी। मैं इंतज़ार करूँगा, तुम आना ज़रूर। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हाँ, ये मत सोचना कि अगर तुम नहीं आई या तुम नहीं आ पाई तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा। इसलिए ज़्यादा खुद को परेशान मत करना, क्योंकि मैं तो आऊँगा हर रोज़, हर वक्त, हर पल, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे एहसासों में मैं आऊँगा। मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ या तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हें यह एहसास दिलाता रहूँगा कि तुम मेरे लिए कितना प्रीशियस हो। इस पूरी दुनिया में सबसे अनमोल खजाना हो तुम मेरे लिए, जिसे मैं संभाले रखना चाहता हूँ। जिस पर एक चोट भी लग जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना, जब किसी ने तुमसे बदतमीज़ी की थी तो मेरा मन किया कि मैं उसकी जान ले लूँ। वो तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना तो मैं उसे कब का पीट देता। वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि वहाँ डॉक्टर और नर्स उसकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं बड़ी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख कि यकीन नहीं होता है कि इस उम्र में भी इतना प्यार जमा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।